हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है इस लेक्चर के अंतर्गत क्या है कि जो हमारा चल रहा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चल रहा था इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसमें कि हमने डाटा को जो किस प्रकार से जो है वो ग्राफिकली हमने शो कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक जैसे कि वही सेम ही है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो जिसमें हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के 5 पार्ट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, पहला पार्ट जो हमारा था वो था अविक्ति बहुभुज के रूप में कैसे जो है हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर अविक्ति बहुभुज बनाने की जो प्रत्यक्ष विधि है, देखिए डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड को मैं अगर आपको बताऊं तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब किसी भी चीज की बार बार आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी आती है, बारंबारता आती है किसी डेटा की, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, है ना। तो जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसको बहुभुज रूप में हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये भी जानना जो है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल हम लेते हैं कि निम्नलिखित की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाएं, है ना। हमारे पास डेटा ये दिया गया है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो दो हमारे पास क्या होते हैं, ये जब हम किसी भी ग्राफ को बनाते हैं तो दो हमारे पास रेखाएं होती हैं जो एक्स एक्सिस में हम डिनोट करते हैं, जिसको कि हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस की होती है जिसको कि हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, है ना। तो वाई एक्सिस पर क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को डालते हैं और यहाँ पर जो इंटरवल है वो हम कहाँ पर शो करते हैं, वहां पर जैसे कि मैंने इंटरवल यहाँ पर शो किया 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी को मैंने डिनोट किया 0, 5, 10, 15, 20, मोर कितनी भी हो सकती है ना फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास टेबल एक दी गई है, इसके माध्यम से हमें ग्राफ बनाना है। अभी जैसे एक्स एक्सिस पर मैंने डिनोट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने कैसे इस चीज को डिनोट किया है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 25 से 30 ये डेटा आ गया। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो क्या है, 4 है, 10 है, 20 है, 12 है और 5 है। ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, जिसको कि हम टेबल के माध्यम से जैसे शो करते हैं, टेबुलेशन जिसको बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो 5 और 10 के बीच में आ रहा है, 10 से 15 के बीच में आ रहा है, 15 से 20 के बीच में आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिनोट करते हुए क्या करेंगे हम, देखिए मिड वैल्यू हम इसकी निकालेंगे। इसकी मिड वैल्यू क्या है, 5 और 10 के बीच की मिड वैल्यू क्या होती है, 7.5। ठीक है, इसी प्रकार से 10 और 15 की जो मिड वैल्यू है वो क्या है, 12.5। 15.20 के बीच की मिड वैल्यू क्या है, 17.5। 20 और 25 के बीच की जो मिड वैल्यू है वो है 22.5 और 25 और 30 के बीच की जो मिड वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो क्या है हमारी 27.5 या 27.5। इसको भी निकालने का एक तरीका है कि हम उसकी अपर लिमिट ले लेते हैं और लोअर लिमिट में से क्या है 2 जो है उससे भाग कर देते हैं, तो इसकी जो है वो मिड वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अब जो ये मिड वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर, इसको देखिए हमने डायग्राम से कैसे हम ग्राफ के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं या हम खुद भी इसको समझ सकते हैं। देखिए हमारी जो वैल्यू थी मिड वैल्यू वो कितनी है, यहाँ पर हमारे जो ये हमारा क्या है, यहाँ पर वो ओरिजिन पॉइंट है हमारा, है ना। 7.5 हमारी मिड वैल्यू है, जिसका भी क्या है हम यहाँ किस फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमने इस पॉइंट को लिया, उसके बाद हमने इस पॉइंट पर इसको देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, यानी कि हर एक चीज को हमने मिड पॉइंट के साथ इसको क्या किया है, हमने इसको यहाँ पर डिनोट किया है। अब जो 5 है हमारा, देखिए 5 पर हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 7.5 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 7.5 पर जो हमारी वैल्यू है वो 4 आ रही है। 12.5 पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है, 10 बार आ रहा है यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार से 17.5 या 17.5 पर जो हमारी मिड वैल्यू आ रही है वो क्या है, 20 पर आ रही है। तो हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हमारी जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 20 है। इसके बाद ये जो पॉइंट 22.5 है, इस पर जो हमारी वैल्यू मिड वैल्यू पर हमारा जो क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 12 है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है 12। ठीक है, इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं।
12 के बिल्कुल सामने, ठीक है, जो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसके बिल्कुल सामने, ठीक है। इस प्रकार से हम नोट करेंगे 27.5 पर भी जो है हमारी क्या है, हमारे 5 पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसको हम कहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ पर इसको डिनोट हम करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है इस ग्राफ को बनाया जा सकता है। ये वैल्यू हमारे 5 के सामने आएगी इसकी, और फिर हम लास्टली क्या करते हैं, लास्टली जो है हम इसको डॉटेड के द्वारा हम इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा, एक प्रकार से ये हमारा ग्राफ या कर्व जो है वो बन जाती है, ग्राफिकल डेटा के द्वारा हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आवृत्ति बहुभुज है इसमें सबसे पहले कहता है कि प्रत्येक वर्गांतरों के मध्य बिंदु को हम ज्ञात करते हैं, जैसे कि हमने मिड वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली। दूसरा क्या, जो एक्स एक्सिस है हमारा, उन मध्य बिंदुओं को अंकित वहां पर हम करते हैं, जो एक्स एक्सिस है वहां पर हम क्या करते हैं, मध्य बिंदुओं को अंकित हम करते हैं। फिर एक्स एक्सिस के दोनों एक और क्या है, अज्यूम क्लास इंटरवल हम रखते हैं, और सरल रेखाओं या कल्पित रेखाओं के द्वारा इनको क्या है आपस में हम जोड़ सकते हैं या जोड़ा इनको जाता है, और इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक आवृत्ति बहुभुज जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम में भी हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम में भी वैसे ही बनाया जाएगा जैसे ये बन रहा है आपका हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम या स्तंभ आकृति जिसको हम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए भी वही तरीके हैं, कई सारे तरीके इसमें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें भी है स्तंभ आकृति, स्तंभ आकृति बनाएं। ये दूसरा एग्जांपल है, देखिए, जिसमें हम क्या है, हमने वही लिया है क्लास इंटर एक्स एक्सिस पर हमने वही 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, ठीक है, ये एक्स एक्सिस लिया। और फिर हमने एफ पे क्या लिया, एफ पे हमने 4 फ्रीक्वेंसी ली है इसकी, उसके बाद 10 ली है, 20 ली है, 12 ली है और 5 ली है, ठीक है। यही फ्रीक्वेंसी के साथ हम अगर इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम इसका बना सकते हैं साथ ही साथ। देखिए, जो अब हमारी जो मिड वैल्यू थी, अगर हम इसको यहाँ पर भी अगर दोबारा से हम डिनोट करें तो सेम टेबल के साथ हम इसको डिनोट कर सकते हैं। देखिए 5, 10, 10, 15 या 0.5, 0.5 0.5 के साथ हम इसको डिनोट कर सकते हैं। 5, 10, 10, 15, 15, 20 के नाम से इसको कर सकते हैं। 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल। अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्तंभ आकृति बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्तंभ आकृति बनाने के लिए हम ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस पर हमने क्या करना है, हमने उसी तरह से जैसे कि हम 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो है ये संख्या यहाँ पर हम लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से संख्याएं लेंगे। इसी तरह से हम क्या है, इसी तरह से हम वर्टिकल रूप में भी यही संख्याएं लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। हिस्टोग्राम हमें बनाना है। हिस्टोग्राम के अंदर जब हम डायग्राम बनाते हैं उसमें कोई स्पेसिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सर्वप्रथम आकृति वितरण से हम आवृत्ति वितरण से क्या करते हैं, आवृत्ति आयत बनाते हैं सबसे पहले, और उसके जो ऊपरी भागों के मध्य बिंदु अंकित करते हैं और सरल रेखाओं की सहायता से इन मध्य बिंदुओं को हम मिला देते हैं। अब जो देखिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5 से 10 के बीच में है, 4 आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट 4, उसके बाद फिर 10 से 15 के बीच की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। यहाँ पर पहले हम 4 के साथ इसको बनाएंगे, 4 के साथ इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है वैल्यू, तो 10 के साथ इसको जो है वो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हुए 10 के साथ ले जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारी कितनी आ रही है, नेक्स्ट हमारी वैल्यू जो है वो 15 और 20 के बीच की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये थी हमारी, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में लेकिन
यहाँ पर हमारा आएगा वैल्यू, हमारी कितनी आएगी, यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू आएगी 10। ठीक है, 10 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 10, 15, 5 यहाँ पर, 5, 10, 15, 20 और 25, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, अब हमने इसको पुट कर देना है। तो 10 पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी 5 से 10 के बीच में जो हमने वैल्यू लेनी है, 5 से 10 का कौन सा क्राइटेरिया है, 5 से 10 के बीच में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 से 10 के बीच में अगर हमारी वैल्यू देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट हमारा 7.5 आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है यहाँ पर। उसी तरह से फिर आगे क्या है, हमारा जो 10 और 15 के बीच में जो है वो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 और 15 के बीच में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 12.5 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमारी जो पहली वैल्यू है वो 4 है, 4 के बाद फिर हमारी दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, 12.5 पर आ रही है यहाँ पर हमारी वैल्यू। तो ये जो हमारा हिस्टोग्राम है ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो हमारी वैल्यू है वो 17.5 आ रही है। ठीक है, 17.5 हमारी मिड वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर मिड वैल्यू शो करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, इस मेथड में तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी में हम जो है हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है, यहाँ पर 20 है, 20 हम इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। 20 के बाद फिर हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर फिर से 12 आ रही है 20 और 25 के बीच में। तो हमारा जो ये हिस्टोग्राम है ये इस प्रकार से जाएगा, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या है, हमारी वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, 25 से 30 के बीच में जो है यहाँ पर हम इसको 30 भी लेंगे, और इस एक्सिस को हम जितना हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम ज़्यादा जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद अगर एक चीज इसके अंदर और आती है, कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। ठीक है, पॉलीगन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसमें क्या होगा आपका, उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या है, जो मिड पॉइंट जो मिड वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, उन मिड पॉइंट्स को हम नोट करेंगे और उन मिड पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। जैसे इसका मिड पॉइंट ये हो गया, 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 इसका मिड पॉइंट ये हो गया। इन कर्व को हम क्या है, एक सीधी रेखा के द्वारा इनको हम मिलाएंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, या फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉलीगन जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर हम इसकी थोड़ी सी बात देखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की देखें, तो इसमें क्या है, ये बहुभुज का जो क्षेत्र है हमेशा ही क्या है, आवृत्ति आयत के बराबर होता है, और इसकी सहायता से क्या है, हम किसी भी एग्जांपल की सहायता से इसको हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए जी आपका ये बहुभुज यहाँ पर आपका तैयार है, फ्रीक्वेंसी बहुभुज। अब जो है हम देखें थोड़ा सा, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है कहाँ पर हमें फर्क नजर आया, कोई फर्क हमें ज्यादा नजर नहीं आया, क्योंकि जो है आपको क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, और मिड पॉइंट आपको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें आपका जो एक पॉइंट और था, एक एग्जांपल और के माध्यम से अगर हम आपको सिखाएं या दिखाएं, तो उसमें क्या है, आपकी जो 2 कक्षाएं हैं, एक एग्जांपल दिया गया है कि कक्षा 8वीं में 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के इतिहास परीक्षण पर औसतन अंक दिए गए हैं, और इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की इतिहास विषय में मध्यमान उपलब्धि का तुलनात्मक चित्रण ग्रहण करना है। तो आपको कक्षाएं दी गई हैं, आपको 8वीं कक्षा दी गई है, 9वीं दी गई है, 10वीं दी गई है, 11वीं और 12वीं दी गई है, और इन पर जो प्राप्तांक है आपके 8वीं पर 105, 9वीं पर 75, 10वीं पर 100, 11वीं पर 125 और 12वीं पर 115 अंक दिए गए हैं। अब आपको इससे क्या करना है, आपको इनका जो है वो स्तंभ चित्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, इसमें क्या है आपका सीधा सीधा जो है वो ऐसे ही जैसे, लेकिन यहाँ पर जैसे हिस्टोग्राम बनता है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर आपका जो डायग्राम है वो क्या है, वो आपका डायग्राम इस प्रकार से डिनोट होगा कि उसमें जो है हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे नहीं, बल्कि एक अलग से जो क्या है डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम डेटा के साथ भी अगर हम बनाएं तो इस तरह से आपका जो पॉलीगन है वो इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक इसमें पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट में भी क्या है, आपका जो एरिया है वो आपको दिया हुआ होता है।
और इस एरिया में क्या है आपको अलग अलग से जो है जिस हिसाब से आपका डाटा होगा इस प्रकार से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। आज का जो ये लेक्चर है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है। और पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट में आपका जो ये टोटल एरिया होता है ये क्या है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है और इसमें क्या है आप जो है वो अज्यूम कर सकते हैं और अज्यूम के अकॉर्डिंग ही जैसे आपका ग्रांट के हिसाब से हो गया या किसी और अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे सरकारी स्कूलों के जो ग्रांट है इसमें लिखा हुआ 50% और अनुदान प्राप्त 15% और जो गैर सरकारी विद्यालय हैं वो 35% हैं। तो आप डिनोट इसको कैसे कर सकते हैं पाई चार्ट के द्वारा। जब पाई चार्ट में क्या है जैसे 50% आपके सरकारी स्कूलों का, तो यहाँ पे आपका 50% हो गया, जैसे है ना 35% यहाँ पे आपका हो गया, तो 35% 35 प्लस 85 हो गया आपका। इसके बाद आपका कितना बच गया 15%, तो 15% का आपका एरिया ये हो गया। ठीक है, ये 100 में से निकाला गया। 100 में से कैसे निकाला आपने, जैसे 100% का मान क्या है, मान लो 360 डिग्री है, 100% का मान क्या है 360 डिग्री है आपका, तो एक का क्या हुआ 360 बटा 100। और इसी प्रकार से अगर 15 का आपने करना है तो क्या हुआ 360 बटा 100 गुना 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, आपका जो भी आपका ये आंसर आएगा इसके हिसाब से आप पाई चार्ट जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि 54 बटा, ठीक है 54% आ गया आपका, 54% आ गया या 50% जितना भी आया आपका। ठीक है, 54% ही आएगा इसका 15 के हिसाब से। और इस तरह से जो है आप अपना चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चार्ट। आशा करती हूँ आपको जो है ये समझ आया होगा क्वेश्चन।